ख़वातीन व हज़रात, एक ऐसा काम जिसने कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक दाग लगा दिया, वो है गदागिरी। डिफाइन करना चाहें तो मेरा ख्याल में सिर्फ सड़कों पे मांगने वाले भिखारी नहीं, बल्कि हमारी पूरी कौम, बहैसियत पूरी कौम, हमें किसी न किसी जाविये से भीख मांगनी पड़ती है। चाहे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, चाहे आप बहुत खाते पीते हैं, किसी न किसी जगह आपको आके जाके मांगना पड़ता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद नदीम हिडन आई के एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ख़वातीन व हज़रात, आपने मेरे तमाम प्रोग्राम देखे, इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम देखे। मैं कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात करता हूं जिसपे आमतौर पे जो हमारे मुल्क की दुखती रग भी बन गई है और हमारे तकलीफ दे साइडें हैं। दिखाता हूं तो दुख भी होता है, दुनिया को दिखाता हूं तो बेइज्जती का भी एहसास होता है, लेकिन क्या करूं, सच तो बोलना ही बोलना है। कहते हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है कि ज्यादा सच भी फितना है। लेकिन क्या करूं, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां हमें खूबसूरतियां बड़ी कम मिलती हैं, परेशानियां मिलती हैं। तो आज एक ऐसे मौजू के ऊपर, रमजान की है, बल्कि रमजान जिस टाइम हमारा प्रोग्राम ऑन हो होगा यकीनन रमजान आ चुका होगा। ख़वातीन हज़रात, एक ऐसा काम जिसने कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक दाग लगा दिया, वो है गदागिरी। अब सिर्फ गदागरी को अगर हम इस वक्त डिफाइन करना चाहें तो मेरा ख्याल में सिर्फ सड़कों पे मांगने वाले भिखारी नहीं, बल्कि हमारी पूरी कौम, बहैसियत पूरी कौम, हमें किसी न किसी जाविये से भीख मांगनी पड़ती है। चाहे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, चाहे आप बहुत खाते पीते हैं, किसी न किसी जगह आपको आके जाके मांगना पड़ता है। कई दफा आपको नौकरियां मांगनी पड़ जाती हैं, कई दफा आपको जाके अपने हक मांगना पड़ जाता है, आपको एक बिजली का बिल भी भरना पड़ जाता है तो उसके अंदर भी कई दफा आपको मांगना पड़ जाता है। लफ्ज मांग आज का मेरा मौजू है। इस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूं, ये नफ्सियात भी है और परेशानी भी हमारे लोगों के दरमियान में डे बाय डे ये बढ़ती जा रही है। हम मुख्तलिफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हम भीख मांगते हुए नजर आते हैं। इस मौजू पे मैंने आज सबसे पहले कुछ लोगों को अपने प्रोग्राम में दावा दिया। सबसे पहले मैं एक आरबी वेलफेयर की एक बड़ी यंग बच्ची हैं, एक्टिव हैं, कराची के अंदर बहुत काम कर रही हैं और स्पेशली वो डोर टू डोर काम करती हैं और कोशिश कर रही हैं कि रोजगार की तरफ भी लोगों को शामिल करें, अपने काम के जरिए लोगों को रोजगार का जरिया दें, भीख ना दें। मेरे साथ बैठी हैं फरियाल बशीर साहबा, बहुत अच्छी लड़की हैं। थैंक यू बेटा, वेलकम आप हमारे प्रोग्राम में। मेरी दूसरी मेहमान ह्यूमन राइट्स से, इंसानी हकूक पाकिस्तान से, उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे काम किया, मुख्तलिफ डोमेन में काम किया, पाकिस्तानी कौम को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की और लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपके हक ये हैं। सड़कों पे नजर आएंगे आपको, कराची से लेकर फ़लस्तीन तक के तमाम मसाइल पे बहस करते हैं, झगड़ते हैं इदारों से। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, जनाब चेयरमैन ह्यूमन राइट काउंसिल जमशेद हुसैन साहब का। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आए। और मेरी तीसरी मेहमान, मैं इन सब के दरमियान में एक इंसानी जहन के ऊपर जो अफेक्ट आते हैं, जो मसाइल आते हैं, उनके ऊपर बात करने के लिए मैंने डॉक्टर रुबीना साहब को, उनकी डॉक्टर रुबीना हफीज सिद्दीकी साहबा है। मैं इनकी वजह शोहरत वैसे तो नायाब वेलफेयर और दीगर इनका सोशल वर्क भी इनका पता, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर इस टाइम डॉक्टर भी हैं। तो मैं इनसे एज ए नफ्सियात के ऊपर बात करने के लिए मैंने स्पेशली, डॉक्टर रुबीना थैंक यू वेरी मच आप मेरे प्रोग्राम में। पहला सवाल जमशेद अहमद साहब, मुझे सिर्फ इतना सा बता दें, गदागिरी या भीख मांगने का ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ दुनिया में हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा क्यों है? हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है ना। अच्छा, वजह यह है कि हमारे यहाँ गदागिरी जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान में लोग मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से आकर पाकिस्तान से ज़कात कलेक्ट करते थे। हालांकि सऊदी अरब से भी लोग आकर पाकिस्तान से ज़कात कलेक्ट करते थे। इसी तरह से अरब ममालिक से लोग आते थे, पाकिस्तान से ज़कात कलेक्शन करते थे और लोग खुशी खुशी देते थे। ऐसा नहीं होता था कि पाकिस्तान के अंदर जो है कोई ऐसी वबा मौजूद थी। लेकिन वक्त जैसे गुजरता गया हम बेहैसियत कौम जो है ना पीछे हटते गए और बेहैसियत फ़र्द हम आगे बढ़ते रहे। जब फ़र्द की ज़रूरियात बढ़ती हैं तो फिर सीधी सी बात है कि बहुत सारे मसाइल क्रिएट होते हैं। गुज़िश्ता 10 सालों से, यानी कि अगर हम अपना 10 साल का पिछला जायज़ा ले लें तो उसके अंदर जो है ना, वो खुसूसन हम जिस शहर कराची के अंदर रहते हैं, इसमें लाखों गदागर आते हैं, हज़ारों की तादाद नहीं, लाखों गदागर आते हैं। और उनका मकसद मुख्तलिफ फ्रॉड करके आते हैं। कोई हाथों में पट्टी बांधता है, कोई आंखों का नाबीनापन बताता है, कोई बच्चा लेकर घूम रहा होता है। मुख्तलिफ तरीके से आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हकीकत में जो मांगने वाले, जो हकीकत में ज़रूरतमंद है, हम उसको छोड़कर उनको दे रहे होते हैं। खुसूसन ये रमज़ान का महीना जो बाबरकत महीना है, जिसके अंदर जो है ना वो एक नेकी जो है वो 70 गुना बढ़ा दी जाती है। लोग इसी ख्याल के अंदर हर फर्द को दे रहे होते हैं कि शायद ये जो है ना वो
वो ज़रूरतमंद है, इसकी ज़रूरत पूरी हो जाए और अल्लाह ताला इसके बदले में मुझे बहुत बड़ा अजर देगा। लेकिन असल में होता क्या है कि वो गदागर प्रोफेशनल होते हैं और उन प्रोफेशनल को देने के बजाय हम देते हैं जब तो हम असल लोगों को छोड़ देते हैं। अब मिसाल के तौर पे कराची शहर के अंदर 3 करोड़ की आबादी है और कराची शहर के अंदर 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खत्ता यानी कि जिनकी जिंदगी जो ना बहुत मुश्किल से गुजर रही है, और उसके अंदर जो ना करीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी जो ना रोजाना जीते हैं, रोजाना मरते हैं। अच्छा, उन लोगों के मुताबिक अगर हम उनकी तरफ देखें तो बहुत सारे लोग हमें नजर आएंगे इस तरह के जिनको जरूरत है इस बात की कि उनको गदागरी करने के बजाय हम कोशिश करें कि उनको कोई बिजनेस करवा के दें, कोई काम करवा के दें, कोई चीज करवा के दें। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर हमारे यहाँ जितनी एनजीओज भी हैं वो लोगों को बिठाकर मुख्तलिफ जगहों पर चौकों चौराहों पर बिठाकर लोगों को मुख्तलिफ खाने खिला रही होती हैं। कोई तितर खिला रहा होता है, कोई बटेर खिला रहा होता है, कोई जो है शुतुरमुर्ग का गोश्त खिला रहा होता है, कोई बिरयानी खिला रहा होता है। लेकिन अगर यही कोशिश कर लेंगे उनको खिलाना भी है तो किसी बैंक्वेट में कर लें। कराची शहर के अंदर रमजान में सारे बैंक्वेट खाली होते हैं, सारे शादी हाल खाली होते हैं। कहीं बिठाकर उनको टेबल पर बिठाकर खाना खिलाए, लेकिन सड़क पर बिठाकर खिलाने का मतलब यह है कि अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। एक तरफ हम ये नारा लगाते हैं पूरे शहर के अंदर, आज जिस तरह आपने प्रोग्राम किया गदागरी पर, ये पूरे शहर का नारा हो चुका है इस वक्त। हर बंदा ये कह रहा है कि प्रोफेशनल गदागरों को पैसा न दे बल्कि लोगों को कारोबार करके दें। बल्कि लोग अब तो यहां तक बात करने के लिए तैयार हैं कि लोगों को राशन बैग्स न दें बल्कि आप ऐसा करें कि सस्ता आटा देना शुरू कर दें। यानी कि आटा अगर 100 रुपए किलो मिलता है तो उनको 50 रुपए किलो दे कि लोग खरीदें। उनके अंदर खुद जो है ना वो थोड़ी सी जज्बा पैदा हो कि वो किस तरह से जो है ना वो करना चाहते हैं। इसी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को बिजनेस करके दें, लोगों को सारी चीजें करके दें। और इसी तरह की जो बात की आपने कि पूरी दुनिया में ताना बन गया, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग सऊदी अरब जाते हैं, उन जो भीख मांगने जाते हैं उनका नाम रखा गया है, उस लोगों का नाम रखा है खरगोश। वो खरगोश वीजा लेकर सऊदी अरब जाते हैं और वहां पर जाते हैं। मतलब हम इसमें भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जमशेद साहब बहुत अच्छी बात की। मैं ख़वातीन हज़रात फरियाल बैठी हूँ। फरियाल एक बात बताओ कि अब आपके वेलफेयर के ये जो मसले हैं, इससे तो अगर गदागरी की कंप्लेन चल गई तो आपका कारोबार भी तो मुतासिर होगा। सर सबसे पहली बात ये है कि हम खुद शुरू से ही जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, ये सब चीजें देखने के बाद ही तो ये आइडिया आया था। अगर 12 इयर्स हो गए इसको कि भाई ये जो सिलसिला है वो बहुत ही ज्यादा गलत है और ये आगे चल के शिद्दत इख्तियार करेगा, इसकी पेशन गोई काफी टाइम पहले हो गई थी। जिस तरीके से ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको अभी मैं ये बताने वाली थी कि इसमें भी कैटेगरीज हैं बहुत ज्यादा, लेकिन खास करके वो जो ग्रुप वाला जो सिलसिला है उस पर हम ज्यादा बात करेंगे। हम जो है आपने बात की कि इदारा ज्यादा मुतासर हो रहा है, अगर सोशल मीडिया पे या दूसरी जगह पे देखे जाए तो इस वक्त वो इदारे ही हैं जो चीख के ये बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर जैसे सर ने बात की कि वो खुद उन्होंने ये खाने खिलाने का जो सिलसिला है ये तो है ही है, लेकिन अब आपको इदारे ही ज्यादातर बात करने को ये मिलेंगे कि ये सिलसिला गलत है, आदत खराब हो रही है और हो गई है, शिद्दत हो गई है। जब ही आजाद में ये प्रोग्राम रखा है कि अब क्या होगा, क्यों हमारी कौम में ये आदत बढ़ती जा रही है। तो ग्रुप्स में जो है जो ज्यादा इस वक्त जो हमारा खून जल रहा है, जो ग्रुप में है, एक बंदा उनको जहां से दूसरे इलाकों से सूबों से उन्हें यहाँ बुलाया जाता है, फैसिलिटेट करके पूरे के पूरे ग्रुप बने हुए 8, 10, 12 लोगों के, एक को भी अगर 2 से 3 हजार वो हो रही है तो वो क्यों अर्न करेगा। आपका सवाल है कि क्यों बढ़ रहे हैं। जब लोगों से मेहनत करने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, उनको जब पता चलेगा कि ऐसे ही हमें 2-3 हजार सुबह से शाम तक मिल रहे हैं, 10 बंदों का भी ग्रुप है, महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनको कमाने की क्या जरूरत है। बेहतरीन होगा। डॉक्टर लुबना मुझे एक बात बताइएगा कि हम बहैसियत कौम अगर इसका हमारी जात के ऊपर, मेरे बच्चे की जिंदगी के ऊपर, उसके दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस गदागर को आसानी से पैसा कमाते हुए देख के। देखिए, एक तो क्राइम रेट हम अगर देखें ओवरऑल, हमारे पढ़े लिखे बच्चे भी अगर आप देखें कि स्कूल कॉलेजेस के, वो सोचते हैं घर जाके मांगेंगे, उससे बेहतर कि स्नैचिंग उन्होंने शुरू कर दी। पिछले दिनों ये चीज बड़ी आम हुई थी। और माजरत के साथ कि ये जो हमारे यहाँ एक प्रोफेशनलिज्म आ गया है ना, कि मतलब मैंने एक ठेका दे दिया इस सिग्नल का, ये चीज भी हाईलाइट कितनी हो रही है। इस सिग्नल को 2 लाख रुपए में ठेका है कि इस पे मखसूस एक ग्रुप आएगा, वो आके जितना मतलब अर्न करेगा इतना परसेंटेज उसको मिलेगा। तो आप ये सोचें कि मतलब एक हमारा बच्चा जो पढ़ लिख के काबिल हुआ, वो ही सोचेगा मैं क्यों ना 70,000 या 1 लाख की जॉब करूं। मैं अगर एक स्नैचिंग कर लेता हूं, एक अच्छे इलाके से 1-2 मोबाइल हफ्ते में ले लेता हूं, उसको बेच देता हूं, तो मैं तो 1 हफ्ते में अर्न कर रहा हूं। मतलब इजी टू मनी अगर आप कैरी करने वाला आप सिस्टम देख रहे हैं, हमारे यहाँ का बच्चा इस चीज पे जाएगा। फिर वो तालीम पे वो कहता है मैं इतना टाइम स्पेंड क्यों करूं, मैं अपने स्टेमिना इतना क्यों लगाऊं। अब जो लोग ये कहते थे कि बहरहाल मैं नाम नहीं ले रही किसी का, कि भूखे नंगे लोग जो यहाँ आए थे, आज भूखे नंगे कराची के इतने हो गए कि मतलब पूरे पाकिस्तान के भूखे नंगों को खिला रहे।
मतलब आप ये सोचें कि मतलब अगर हम देखें तो सिर्फ कराची में ही अब्दुल सत्तार रेदी पैदा हुए, छिपा पैदा हुए, सिलानी वाले हुए, और कहीं कोई नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ। आप ये चीज देखें कि हमारे यहाँ क्राइम अच्छा, फिर ये क्या आपने खाने का जैसे सही कहा जमशेद साहब ने कि तीतर बटेर क्यों नहीं औरंगी टाउन की उन पहाड़ियों पे जा रहे जहां मीडिया भी नहीं जाता, क्यों नहीं उन इलाकों में जहां पानी भी ढंग से नहीं है क्यों नहीं जा रहे। एक आपने पंप लगाया, हाईलाइट किया, हमने लगा दिया, उसकी मेंटेनेंस कौन कर रहा है, उसका लुक आफ्टर कौन कर रहा है। माँ आप नहीं देख रहे कि थर में कुछ लोग अभी भी, आप तो खैर जमशेद साहब ने बहुत काम किया, हम तो इनके आगे बिल्कुल एक जूनियर है इस काम में। ये तो गए हैं, आई विटनेसेस इनके पास है कि बच्चे वहां के मट्टी खा के पानी, गंदा पानी पी रहे हैं, पेट भर रहे हैं। तो ये तो हमारे इंटीरियर सिंध की बात है ना। पूरे शहर में मतलब कराची में आप देख लें, डे पर डे एक बस भर के आती है, कितने ना वायरल हो रही है वीडियोस कि 2-2 हजार की बकायदा गाड़ी है, वो गाड़ी आती है, वो जो ट्रॉलर टाइप का, उसमें 40-50 वो बंदे बिठाती है, ले जाती है, कितने की, वो 3,000 रुपए ट्रिप ले रही है। इसका मतलब 3,000 ले रही है, जो इन लोगों ने इतना किया ना, और इतना है कि बकायदा भर भर के। आप ये मैं भी प्रैक्टिकल अपना बता रही हूँ, एक लेडी को मैं ऐसी निकली ऐसी बेकरी से, उसको मैंने बंद दिया तो करी ये रखो, ये क्या लेंगे, ये तो है कैश दे दो, कैश दे दो, घर पे बीमार है। मैंने कि क्या बीमारी है, मैं डॉक्टर हूं, मुझे बताओ किधर क्या इलाज कराना है। तो बाकायदा उसने कहा ए लानत, हम नहीं इससे बात कर रहे। मतलब उसको फिर मैंने इधर आओ भाई, इधर आओ, तुम्हारा हमने क्या कोई कर्ज लिया है, क्या लिया है। मतलब अब आप देखें, एक डॉक्टर होने के नाते हमें ग्रास रूट लेवल के वो लोग जो हमसे भीख मांगने आए, बाकायदा हम पे आंखें निकाल रहे हैं, हम उनको इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो बाकायदा सुबह में आप देखें, ये मैं आपको नुमाइश का बता रही हूँ, मेरे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे सुबह में मैं जब देखती हूँ बच्चों को ड्रॉप कर रही होती हूँ, एक स्टॉल से वो सिलानी के गुजरते हैं, फिर दूसरे का नाम नहीं ले रही, उधर गुजरते हैं, वो कहते नहीं इधर भी पूरी है, इधर भी है, उत्थे चल। मतलब पूरा फरमाइशी प्रोग्राम देखे, भूखे को चाहिए खाना, भूखे को चाहिए 2 वक्त की रोटी, उसको ये वैरायटी उसको चाहिए जिसका पेट भर चुका। आप सुबह ये कि एक फ्राई, पाकिस्तानी ऑमलेट, बॉइल्ड एग, अच्छा ठीक है, एक गरीब आदमी के एक पल लाना सिर्फ खाने के बराबर। तालीम का कोई वो नहीं है, शऊर का कोई वो नहीं है, उसके ना जो एथिक्स की उसकी जो चीजें, वो कोई एक आम आदमी और उसमें कोई फर्क नहीं रख रही। मगर हाँ खाना एक वो कहते हैं लग्जरी, इसको खाना दो। इसका मतलब आप मुस्टैंड वो तैयार कर रहे हो जो खा के सो गए। अब जो पैसा उन्होंने अर्न किया उसका वो नशा करेंगे, क्राइम में वो मुलविस होंगे, तमाम वो असला खरीदेंगे। जितना आप देखें कि रेट, आप देखें ये हमारे यहाँ चरस अफीम पीने वालों का ग्राफ कम नहीं हुआ है पाकिस्तान में, इतनी पाबंदी के बावजूद, कितनी महंगी मिलने के बावजूद। आप देखें एंटी नार्कोटिक मेडिसिन जितनी, मैं कहती हूं अगर आम मेडिसिन के 4 गुना, उनके 25 गुना पैसे ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि पेशेंट हैं तो पैसे बढ़े हैं ना उसके दवा के। चेयरमैन साहब, मैडम की बात आगे बढ़ाए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग रोजगार के जरिए क्यों नहीं बना सके। बजाते खुद, मैं अभी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं देता, मैं अभी फरियाद से बात कर रहा था, हम लोग मीटिंग रूम में बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ अगर घर के अंदर कोई नाचाकी हो जाए तो जिनों पे डाल दो, अपने मुल्क में सियासत पे अगर इंटरनल हो जाए तो कोई ना, इसके अंदर शहर के अंदर हो जाए तो डाल दो यार इनके ऊपर, दूसरे शहर से आए हुए लोगों का, और अगर पूरे मुल्क पे कोई बबा आ जाए तो अमरीका पे डाल दो। तो हम लोग बहसियत कौम, हम इसका दुरुस्तगी का कोई रास्ता तो नहीं ढूंढ। देखिए अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जो ना 150 अरब रुपए ज़कात निकलती है, माशाअल्लाह 150 अरब रुपए अंदाजे के मुताबिक, ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, 150 अरब रुपए। अब 150 अरब रुपए ज़कात हम कहाँ खर्च कर रहे होते हैं? हम खर्च कर रहे होते हैं लोगों को राशन बैग दे रहे होते हैं, हम खर्च कर रहे होते हैं लोगों को जो ना कुछ और करके दे रहे होते हैं। अगर हम ये प्लानिंग कर लें कि ये 150 अरब रुपए कोई हमारा ऐसा इदारा होगा जिसके अंदर जाकर हम ये जमा कराएं और वो लोगों को कारोबार करके दें। 150 अरब का मतलब ये है कम से कम आप जो है ना वो माशरे के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, 10 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और ये डायरेक्ट है, फिर इनके जरिए से जो होगा वो इनडायरेक्टली कितना होगा। अच्छा, फिर इस तरह से जो है ना वो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ, जिस तरह अभी लुबना डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारे यहाँ एथिक्स नहीं सिखाए जाते हैं, हम जो ना हट्टे कट्टे बना रहे हैं। हर बंदा ये कह रहा है कि लोगों को खिलाओ पिलाओ, बस भूखे रहने की फिक्र है लोगों को, ये नहीं पता कि लोगों को क्या। आप मुझे बताएं कोई फकीर आपको ऐसा नजर आ रहा होगा जो थोड़ा सा दुबला पतला हो? सारे मेरी सेहत के नजर आ रहे होंगे आपको। तो ये जितने भी हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड बन गया ना, ये जो प्रोफेशनलिज्म का, हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे पुलिस इसमें मुलविस है। यानी कि एक थाने को अगर हिस्सा जा रहा होता है ना किसी, यानी कि उनका कोई इंचार्ज बना हुआ है, उसको एक हिस्सा जा रहा है महीने के, यानी कि रोज के उसको 10,000 जा रहे हैं, तो थाने वाले को भी 10,000 जा रहे हैं। थाने वाले को क्योंकि उनको उठाता क्यों नहीं है? आप मुझे बताएं, हमारे यहाँ जितने थाने हैं
उनको पता है कौन कौन से चौक हैं, कौन कौन सी मस्जिदें, कौन कौन से बैंक है, किन किन मस्जिदों के सामने खड़े होते हैं, कहां कहां भिखारी जा रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? वो पकड़कर हमारे यहाँ 11222 करके उन्होंने एक इदारा बनाया है कि जिसके अंदर जो ना वो हम लोगों को उसके अंदर दाखिल करेंगे, लेकिन नहीं करते। उनसे पैसे लेकर उनको जो ना वो कर लेते। अगर कोई छोटी बच्चियां आती हैं उनके साथ ज्यादती करते हैं ये लोग, उनके साथ मुख्तलिफ तरीके की चीजें करते हैं, और उसके बाद जो ना वो जो लोग होते हैं उनको मंशियात के चक्कर में, जिस तरह से 3 वक्त का खाना है उनको मुफ्त मिल रहा है। यहाँ से बिरयानी है यार, कल सुबह बिरयानी खाई है, बिरयानी नहीं खानी, कहीं कोरमा खाना है, इस तरह भी डॉक्टर लुबना ने बात की। इस तरह से जो उनको मुख्तलिफ आइटम्स मिल रहे होते हैं, यहाँ सीरा पूरी है, हलवा पूरी है, ये खा लेते हैं, यहाँ पर ये खा लेते हैं। उनके खाने का कोई खर्चा नहीं है, उनके सिर्फ उनके नशे पते का खर्चा है। आप अंदाजा लगाएं, हमारे यहाँ कराची वो शहर है जो दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा मंशियात बिकती है। दुनिया में दूसरे नंबर पर वो शहर है जिसमें सबसे ज्यादा मंशियात बिकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, इन लोगों को आसानी मिली हुई है, इनको खाने मिल रहे हैं 3 वक्त के। आप मुझे बताएं, आप अगर अंडा पराठा खा लें, आप अंडा पराठा किसी होटल में बैठकर खा लें तो आपका खर्चा जो तकरीबन 150 से 250 रुपए, वहां पर जो ना फ्री उनको अंडा पराठा मिल रहा है। दिन के वक्त जो ना उनको बकरे का गोश्त मिल रहा है, हम सोचते नहीं बकरे का गोश्त खाने गया। यानी कि एक मिडिल क्लास आदमी वो सोचता नहीं, वो महीने में कभी एक बार सोच ले 1700 रुपए किलो बकरे का गोश्त है, उनको हर वक्त बकरे का गोश्त मिल रहा होता है, वो खा रहे होते हैं, रात को जा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उनको सारी चीजें मिल रही है, तो किस तरह से वो लोगों पर खर्च करेंगे? और ये जो हमारे यहाँ रफाई इदारे बने हुए जितने भी हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे को खाना खिलाएं। आप पेट भरे हुए फर्द को खाना खिलाकर माशरे के अंदर वो तरबियत दे रहे हैं कि जिससे जो ना माशरा जो ना तबाह हो रहा है। और इस तबाही के हम सब जिम्मेदार हैं। हम आने वाले दिनों के अंदर इतनी इजी मनी का इतना लोगों को चस्का लग जाएगा कि लोग, जिस तरह अभी उन्होंने बात की कि लोग रैंसम करते हैं, लोग डकैतियां कर रहे होते हैं, मोबाइल छीन रहे होते हैं, स्नैचिंग कर रहे होते हैं, इसी तरह से ये लोग भी जो ना वो घरों के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप देख रहे होंगे कोई खातून घर के अंदर दाखिल हो गई और उसने जो ना सब कुछ लूट लिया। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए कि हम लोगों को बिजनेस करके दें और कोशिश करें कि अपने पड़ोसी को बिजनेस करके दें। आप मुझे बताएं, अल्लाह के रसूल ये कहते हैं, कुरान ये कहता है, सबसे पहले जो है अपने पड़ोसी का ख्याल करें, उससे पहले जो है अपने रिश्तेदार का ख्याल करें। हम रिश्तेदारों की तरफ देखते नहीं रहे होते हैं, हम जो है दिखावे के चक्कर में लगे रहते हैं कि यार हम इसको दे दें, उसको दे दें, उसको दे दें, उस चक्कर में जो ना वो फिर हम सारी चीजें नहीं करते। इस वक्त हमें सबको ये करना चाहिए, जो चौक चौराहों पर, खुसूसन चौक चौराहों पर हम जो हजारों लोगों को खाना खिलाने का नाम ले रहे होते हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए किसी बैंक्वेट हॉल के अंदर, किसी, इतने सारे बैंक्वेट्स हैं, इतने ज्यादा शादी हाल है, वहां पर एहतमाम करें, वहां पर लोगों को खाना खिलाएं और बाइज्जत तरीके से लोग खाना खाकर चले जाएं। और जिनको राशन भी देने हैं, आपने राशन दें, आप ये समझ रहे हैं यार इसको जरूरत है राशन की, लेकिन जरूरतमंद को दें। एक बंदे के, मुझे आप अंदाज, मैं एक दफा कहीं से गुजर रहा था तो मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा यार मेरे पास जो ना कुछ घी के डब्बे हैं, आप राशन बांटते हैं, मुझसे ले लें। मैंने कहा तुम्हारे हालात तो ऐसे नहीं लग रहे कि तुम घी के डब्बे बेच रहे हो। कह रहे नहीं, मैंने दरअसल मेरे पास 25 राशन आ गए थे, उसमें से जो मेरे पास 25 घी के डब्बे। आप अंदाजा लगाएं, एक फर्द ने 25-25 राशन पकड़े हुए, हर एनजीओ उनको दे रही होती। अच्छा हाँ, और खुसूसन घरों में काम करने वाली जो खवातीन है वो तो, अच्छा लोगों ने ये भी ट्रेंड बना ली कि अपनी मासी को भी दूसरों से खर्चा दिला। अरे भाई आपकी जिम्मेदारी। अच्छा मासी को दिलाने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जब आप उसको तनख्वाह दे रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं, एक घरों में काम करने वाली, ठीक है बहुत जरूरतमंद है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप ये तय कर लें कि यार मैं ज़कात के पैसे से इसको अपनी चीजें दे दूं, तो ये मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा तय करें कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे उसका मुस्तकबिल बन जाए। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ किसी फर्द के पास घर नहीं है मौजूद, आप कुछ फैमिली के लोग मिलकर अपने खानदान को उस फर्द को घर दिला दें, कोई हर्ज नहीं है ज़कात में देने से लिए। आप अगर कोई समझते हैं कि ये फला फर्द जो ना कर्ज के नीचे आकर दब चुका है, सारे लोग मिलाकर उसका कर्ज उतार दें। अगर आप लोग ये समझते हैं कि यार ये फला फर्द के अंदर ये अहलियत है, कारोबार में नुकसान कर चुका है, इसको जो ना इतने पैसे मिल जाएंगे तो कारोबार कर लेगा, उसके लिए कारोबार सेट कर ले। अब हम क्या करते हैं, कारोबार सेट, हमारे जहन में कारोबार का जो नक्शा आता है ना, कारोबार का जो नक्शा आता है ना, कारोबार का नक्शा आता है रेड़ा लगा कर दे देना लोग। बिल्कुल, ये क्या तरीका है यार? कारोबार सिर्फ यही है क्या? आप मुझे बताएं, आप अपने भाई को रेड़ा लगा कर देंगे? अगर रक्षा ले दो, ज्यादा से ज्यादा रक्षे ले दो, जिस तरह आजकल स्कीमें चल रही है। रक्षा भी देखें, ओवर क्राउडेड हमारे ना कराची में रक्षा पाँव, बाज इलाके ऐसे हो गए कि पाँव रखने की जगह नहीं है। आप प्रॉपर ये क्यों नहीं करते? मैं इनसे कहती हूँ कि भाई ये जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा के आप देते ना, ये हकीकत है। जमशेद भाई सही कह रहे हैं कि 25, अगर ये समझे मेरी मासी इसी तरह 17 या 18 उसने 5-5 किलो की चीनी के कह रही थी, बाजी अब इतना मुश्किल है पंजाब हम कैसे लेके जाएं। तो आपस में 2 मासियों में झगड़ा हुआ, वो कह लगी यहां से जाके चीनी की उस वक्त 60 रुपए किलो कीमत चल रही थी, तो 30 रुपए किलो के हिसाब से ये लोग बेचती है। माशाल्लाह, ये मतलब ये आप देखें। ठीक है, बिल्कुल सही। फरियाल, लहने में लगा के हम लोगों को राशन बांट रहे हैं, आखिर इतना कौन सा हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि लाइनों में लग के हमारे घर से लोग राशन ले रहे हैं? सर बस यहाँ वही बात आ जाती है, दिखेगा तो बिकेगा।
अब आपने जो जबकि उनका किसी वेलफेयर से, किसी इदारे से ताल्लुक नहीं है, वो किसको ताल्लुक दिखाना नहीं होता, चाहते हैं? बस ये लोगों में जहनी तौर पे है कि टिकटॉक भले का हाँ 4 लोग, अभी बिल्कुल मैंने सही कहा, अभी तो टिकटॉक का इतना वो रुझान, बस 4 लोग हमें देखिए, हम हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो अभी नौजवान नस्ल में भी है ना, हम हीरोइन बनना चाहते हैं, हम आइडियलिज्म चाहते हैं कि बस लोग हमें देखें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू देखें। पहले एक वक्त था कि जब लोगों को पता था कि अगर हमें कोई भी काम दिखा के करना है यार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सपोर्ट चाहिए होगी, अब नहीं है लोगों को। अब सोशल मीडिया का इतना है, अपने मोबाइल में आप कैप्चर करो और खानदान वालों को दिखाओ, दोस्तों को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि आपने ये बनाया। इदारे अगर ये काम कर रहे हैं, उसको इसीलिए मैं गलत नहीं कहूंगी क्योंकि इदारे लोगों से खुद डोनेशन पे चलते हैं, तो उनको भले वो 100% ना दिखाएं, 40 to 50% उन्हें दिखाना ही पड़ेगा, वरना फंडिंग नहीं होगी। वो भी उनकी मजबूरी है। सवाल है कि वो लोग जिनका इदारों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो ये सब चीज, तो ये ट्रेंड बना हुआ कि भाई हम हीरोइक वे में आ जाएं, 4 लोगों को पता चले, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में हम ये काम कर रहे हैं, लाइनों में लगा के राशन का। सर ने ये कहा कि भाई देने के भी तरीके होते हैं, खाना खिलाने के, आप उसके। अब अगर हम अपनी बात करें, रमजान जैसे महीने में अगर हम किसी को राशन दे रहे हैं, हमारा क्या तरीका है, भले हम 100 लोगों को ना दें, 20 लोगों को दें, 15 लोगों को दें, लेकिन आपका रोजा है, जरूरी तो नहीं जो राशन लेने आए उनका भी रोजा हो, जो आप इतना उन्हें ख्वार करके राशन दे रहे हैं। आप उन्हें 15 दिन का राशन दे, 1 हफ्ते का राशन दे, क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग के डेज में कि आप उनको तरीके से छुप के, हाँ अगर आपका किसी इदारों से ताल्लुक है तो आप उनसे पूछें कि भाई 4 या 5 या 8-10 लोगों की हमें पिक्चर्स लेनी पड़ेगी, हमें फला डोनर को दिखानी है या उसको दिखानी है, क्योंकि आपको पता है उनको तो फिर नहीं होगा ना, वेलफेयर का जो सिलसिला है उसके बगैर नहीं चलेगा। तो ये लाइनों से अभी ये जो लेने वाले लोग हैं, इनमें ये जो लेने वाले, अभी तो आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे जिनको जरूरत ही नहीं है। वही मैम वाली बात आ जाती है, 10-10 लोगों का राशन लेके और सेल करना। और ऐसा हुआ है, हमने ईद के कपड़े जो लोगों में दिए थे, क्यों हमने इस सिलसिले को खत्म किया कि वो लोग लेके जा रहे हैं जो वाकई में भी जरूरतमंद है ही नहीं। अब ढूंढना मुश्किल हो गया है। हकीकी जो सफेद पोश लोग हैं, उनका इन गदागरों ने इस्तेसाल करके रखा हुआ है, उनको ढूंढना इतना मुश्किल हो गया कि यार हकदार है कौन। चलो सब बच्ची की बात वैलिड है, मुझे सिर्फ ये बताएं लाइनों में लगा के क्यों हम राशन बांट देखिए आप, और हमें जरूरत क्या है? अच्छा चलो इस सवाल को और बढ़ा लेते हैं, राशन ही क्यों बांटना हमारी जिम्मेदारी है? क्यों हम लोगों ने इसको एक ट्रेंड बना लिया? भूख। देखिए असल मसला ये है कि हम ये समझ रहे होते हैं, हम समझते हैं कि सबसे बड़ी इबादत भूखे को खाना खिलाना है, हम ये समझते हैं, लेकिन ये नहीं है भूखे को खाना खिलाना। असल इबादत ये है कि आप जो है ना लोगों को मछली ना दें बल्कि मछली पकड़ना सिखाएं। अच्छा ये तो बाशऊर कौमों की बात है, हम तो बाशऊर है ही नहीं। हमारी लीडरों से लेके हमारे तक तो सारे आज हम जहां तक पहुंचे हैं ना, जिसका जुमला है वो जुमला बताएंगे किसका? ये चीन का कहावत है, अमल किया। अच्छा असल बात ये है कि हम जो है ना वो आप अंदाजा लगाएं, हमारे यहाँ आज हमारी जो एकड़ जमीन है वो काश करती है 50 मन गंदम काश करती है, लेकिन आज जो एकड़ जमीन है इंडिया में वो काश करती है 100 मन। उसकी वजह क्या है? उन्होंने अपने लोगों को लगाया असल काम के पीछे, हम असल काम की तरफ नहीं लगाते। आप अंदाजा लगाएं 15 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने रखे हैं आटे की मद के लिए कि हम लोगों को फ्री आटा देंगे। आप मुझे बताएं जो आटा वो देते हैं, जो आटा आपको मिलता है वो कैसा आटा होता है? आप जो खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप ये चाहेंगे नहीं यार ये आटा मैं जो है ना उसको वो कर लूं। ये सूरत हाल है हमारे यहाँ फ्लड आया इतना बड़ा। इस फ्लड के बाद हम जितनी आजमाइशों से गुजरे हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से, हम इन आजमाइशों से हमें सीखना चाहिए था, लेकिन हम सीखे क्या है? हम सीखे करप्शन। हमारे यहाँ शरीफ हो जिसको मौका नहीं मिला, हमारे यहाँ फकीर भी शरीफ नहीं है, उसको मौका मिलता है वो लूट लेता है। हमारे यहाँ देने वाला भी शरीफ नहीं है, उसको मौका मिलता है तस्वीर खिंचवा लेता है। हमारे यहाँ लेने वाला, हमारे यहाँ हर फर्द ये चाह रहा होता है कि मैं कहीं ना कहीं जो है ना वो मुझे जो है ना इसका उल्टा फायदा हो। असल बात यह है कि अल्लाह के रसूल की हदीस से एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, इस तरह से देने का सिलसिला करें। लेकिन हम जिस सूरत-ए-हाल के अंदर बैठे हुए हैं, हम जिस शहर कराची के अंदर बैठे हैं, इस शहर कराची के अंदर गदागरों का तूफान आ चुका है। इन गदागरों के तूफान को रोकने के लिए जरूरी है कि हम मुनज़्ज़म प्लानिंग करें। हम जो है ना चौकों चौराहों के अंदर पुलिस के जरिए से। थैंक यू वेरी मच जमशेद साहब, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपकी बात को यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ी समझदारों वाली बातें हो रही हैं, मुझे तो समझ में आ रही है, पता नहीं हमारे अरबाब इख्तियार को समझ आ रही है कि नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, चेयरमैन साहब से बात हो रही थी। जी जमशेद साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो है ना वो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है ना वो
हर चीज तस्वीर नहीं होती है, तस्वीर के बाद भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई कराची की सतह पर एक ऐसा बोर्ड तश्कील दें जिसके अंदर हम ज़कात का पूरा फंड वहां पर जमा कराएं। हमारे यहाँ तासुबों के अंदर, हमारे यहाँ शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी के चक्करों में हमने अपने पैसों को तकसीम कर दिया। ना वो बेचारा बरेलवी बन पाता है, ना देवबंदी बन पाता है, ना शिया बन पाता है, असल में कोई और बन जाता है। हमें जो है ना वो बुनियादी तौर पर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम माशरे के अंदर, हमारे स्कूल्स, आप अंदाजा लगाएं, गवर्नमेंट स्कूल्स का वो हाल है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, तबाहशुदा स्कूल है। उस स्कूल में पढ़ते हुए सैकड़ों बच्चे ये ऐसे हैं इनके पास किताबें नहीं है। अगर किताबें उनको स्कूल्स की तरफ से मिल जाती हैं तो कॉपियां नहीं है उनके पास, यूनिफॉर्म नहीं है। उन बच्चों के लिए आप तय कर लें यार इस ज़कात में से जो है ना वो हम इतना फंड रखेंगे, हम ये जो बच्चे आ रहे हैं इनको खाना खिलाएंगे दिन का। आप मुझे बताएं कितने एनजीओ ने ये तय किए कि इन बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करेंगे हम, उन बच्चों को खाने का इंतजाम। मैडम लुबना, आप अब डॉक्टर भी हैं, नफ्सियात जानती हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं आखिर में घूम फिर के यही आता हूं कि हमारी जब भी बात आती है कि हम खाना खिलाएंगे, मुझे सिर्फ ये बताएं स्कूलों का निजाम है, हमारा एजुकेशन का निजाम या मेडिकल का जो भी शोबा जिसमें भी देखें हमने उसमें एक चीज जरूर मेंशन की होती है कि किसमें ज़कात फितरात आप दे दें। मतलब आप एक बहसियत इंसान, आप में कोई मिली कोई गैरत कोई इज्जत का कॉन्सेप्ट हमारे किसी भी शोबे में शुमार नहीं होता, तो क्या इसका इंसानी दिमाग पे कोई इफेक्ट आता है? क्यों नहीं आता? आप ये देखें कि हमारे यहाँ की जो जनरेशन है, पहले हम कहते थे ये हमारे मुल्क का मेमार है, हमारा मुल्क का मेमार जा किस तरफ रहा है। हर चीज आपको इजी टू अप्रोच जब होगी तो मुल्क का मेमार ये कहेगा मैं यहाँ क्यों करूं। अच्छा, जो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे क्वालिफाइड यहाँ पे हो जाएंगे, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपके पाकिस्तान का मेमार बनेंगे? वो जाहिर सी बात अपनी जॉब, अपना फ्यूचर देखने के लिए आगे किसी दूसरे मुल्क माइग्रेट करेंगे। तो आप अपनी अच्छी नस्ल जो पढ़ लिख रही है या उनके माँ बाप उनको बिल्कुल इन चीजों से दूर रखे हुए, वो डेफिनेटली वो माइग्रेट करेंगे वो बच्चे। आखिर में ये गदागरों का मुल्क रह जाएगा। जैसे कि हम बाहर जाते हैं, आपको पता हमारा ग्रीन पासपोर्ट देख के सबसे पहले ये भी प्रैक्टिकल चीजें हमने सिंगापुर में देखी कि हमें साइट पे करा जाता है और सबसे आखिर में फिर आपसे इन्वेस्टिगेशन होती है कि आप क्यों आए। एक टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप अपना पैसा लगा के जा रहे हैं, मगर आपका पासपोर्ट आपकी पहचान है, हमारी इज्जत है। अब उस इज्जत पे दाग है कि ऐसा तो नहीं किसी फंडिंग के लिए आए, किसी एनजीओ से ताल्लुक तो नहीं रखते। तो आप ये देखें कि मतलब बीइंग अ डॉक्टर, मैं अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, हस्बैंड इंजीनियर है, और हम खड़े किस उसमें कि मतलब कोई फंडिंग तो नहीं करेंगे या कोई प्रोग्राम तो नहीं करेंगे। हमसे उल्टा ये सवाल, मतलब हमारा पासपोर्ट देख के ये नहीं देखा जाता कि हम कौन है, हम डॉक्टर इंजीनियर हैं क्या है। ये सोचते हैं कि कोई ऐसा है ना वर्क तो नहीं कर रहे यहाँ के 15 दिन में कि फंडिंग मांगने के लिए खड़े हो जाए। आप सऊदीया में देखें, अमूमन हमने ये देखा उम्रे हज पे जब भी गए तो वहां पे खवातीन वहां पे भी बैठी हैं। आप बिलीव करें, उम्रे ये मदीने की मैं बात बता रही हूँ, एक खातून बैठी है, पंजाब साइड की थी, उनके पास इतना ढेर था कि मैंने उनसे कहा कि एक तो हमें दे दे जानमाज के बच्चों के हाथ से थी, आप लोगों ने छीन के बच्चों से लिया है, छोटे छोटे थे उस वक्त मेरे बच्चे। अब उनके पास इतनी थी कि उनसे उठाई तक नहीं जा रही थी। 3 खवातीन मिलके वो एक बोरा टाइप का उन्होंने बनाया और वो लेके आई। आप बिलीव करें, जब अच्छा वहां पे जद्दा में 2 एयरपोर्ट कर दिए, पीआईए का अलग ही है, वो कहते हैं ये तो भर के लेके जाएंगे। ये तजलील है, ये तजलील है। आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट वहां लैंड करेगी, मगर जो अच्छा इकोनॉमिक क्लास अगर वो लेता है एमरेट्स वगैरह, उसके लिए अलग एयरपोर्ट। क्योंकि यहाँ पे भीख मांगने वाले और ये लोग, आप यकीन जाने लोटे वो होटल्स वगैरह में जो चीजें होती है, मतलब वो तौलिया तो एक आम सी चीज है, इवन डस्टबिन भी वहां के लिए आए। तो आप ये देखिए, मतलब हम कहाँ खड़े हैं, हम ज़हनी तौर पे हो क्या गए कि हमें ये कि हम जा रहे हैं, जाते वक्त ये कब भी हमने उठा लिया। मतलब हमें इन चीजों का ये डिफरेंस खत्म हो गया। क्यों कि हम बाहर जाएंगे, एक किसी को देंगे, अगर ये 50 रुपए का है तो 10 का तो बिकेगा। तो हमारे जहनों में जो एक खुराफात जो जहन में आ गई है ना कि लूटने की, खसूटने की, मैं कहती हूँ आप इस तरह लाइनों में लगा के ना दें। एटलीस्ट अगर आपका 5000 का थैला है ना, किसी की इज्जत नफ्स भी है ना, पामाल ना करें, आप उनको लाइनों में लगाएं, तस्वीरें उतारें, वहां ये कहते हैं भाई जिस तरह पैकेजेस बने हुए इम्तियाज में, ये दूसरे आउटलेट पे होते हैं कि 4000 का पैकेज है, ज़कात के पैसे में अगर इम्तियाज वालों को देती हूँ कि भाई ये 4000 का पैकेज, कोई गरीब लेने आए उसको 2000 में दो, सेम यही पैकेज। एटलीस्ट आपकी उसकी कुछ कीमत, कुछ कॉस्ट करें। इतना फ्री ऑफ कॉस्ट आप बेहंगम ना खिलाएं, बेहंगम ना दें। उनके खाने से उनका सिर्फ पेट भर रहा है, दिमाग भरा हुआ है, फिर वो क्या करेंगे? अब वो खाली दिलो दिमाग है। आप लोगों को स्किल्ड करें। आप ये देखें कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, तजलील की बात है। इंडिया हमसे आगे काफी जा चुका है, आईटी में वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। हमारे ये नहीं कि पोटेंशियल नहीं है बच्चों में, तालीम नहीं है, सब चीज है, मगर ज़हनी मफलूज हमारे बच्चे क्यों हो रहे हैं कि नहीं अब हम यहाँ रहना नहीं चाहते, अब हम माइग्रेट करेंगे। तो आखिर में इसे फकीरों और गदागरों का मुल्क रह जाएगा। फरियाल,
तो आप लोग अपनी वेलफेयर जिस तरह आप काम कर रहे हैं, आप लोग रोजगार के जरिए क्यों नहीं पैदा करें? आप लोगों को स्किल्ड क्यों नहीं कर रहे? सर हमने काफी ज्यादा इस सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है। मैं आपसे यही बात करने वाली थी, आपने कहा कि हम क्यों नहीं उनका ज़हन बनाते, आपने सर से कहा है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त लोगों की सोच इतनी अंधी हो गई है कि रोजगार करने का सिलसिला वो सुनना ही नहीं चाहते, वो सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि हम मुख्तलिफ फ्लड से पहले, फ्लड के दौरान, फ्लड के बाद जिन जिन शहरों में गए, हमने उनको उस वक्त जिस चीज की जरूरत थी फैलाव में वो तो दी, लेकिन उनको बताया, मेंशन किया कि ये वर्किंग नहीं है, एक्चुअली वर्किंग ये है इस इदारे की। लेकिन चूंकि अब सैलाब आ गया है, आपका सब कुछ बिगड़ गया है, आपके तन पे कपड़ा नहीं है, आपको खाने के लिए नहीं है, तो उस वक्त अगर हम तालीम और रोजगार की बात करते तो बहुत ही बेवकूफ लगते। लेकिन उनको बताया कि ये तो इस वक्त देखे जा रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, ये भी काम है, हम ये भी। अब उसमें से जो कुछ इलाकों के नौजवान जो पढ़े लिखे बाशूर थे, उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और उन्होंने काम किया, जिनको हमने ये कहा कि हम आपको इन्वेस्टमेंट कर कर छोटी छोटी दुकानों की, आप स्लीपर्स की दुकान लगाओ, यहाँ से जीन्स की पैंटें वगैरह आती है वो हम आपको भेजेंगे। बाकी ज्यादातर लोगों की ये सोचे वो सब तो ठीक है, अभी आप क्या लाए हो देने के लिए, वो सब तो इतना मुश्किल हो गया है लोगों को ये बताना कि देखो रोजगार से आप अपने हलाल का भी खाओगे और बहुत अच्छा खाओगे। बिजनेस में जैसे मैंने अभी आपको बताया बैक टू सीन की बहुत अल्लाह ताला ने उसमें बरकत रखी है, लेकिन लोगों को समझाना इतना मुश्किल हो गया है। और ये जो इस वक्त दौर चल रहा है उसमें तो नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि उनको हम ये सिलसिला कराएं कि भाई देखो आपके भीख मांगने से तो कभी मसला नहीं हल होने वाला, सिवाय आपकी तजलील के, ना आपका से पेट। जमशेद साहब थोड़ा सा मुल्की हालात पे करते हैं, वजीर आजम से लेके सदर पाकिस्तान तक हम मांग रहे हैं, आप अंदाजा करें, आप सबका हाथ ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला है। नीचे वाला आप देखें ना, अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह ताला को ऊपर वाला हाथ पसंद है, नीचे वाला हाथ पसंद नहीं है। नीचे वाला हाथ का मतलब ऊपर वाला हाथ खुद मुख्तार होता है, नीचे वाला हाथ जो है ना वो होता है, यानी कि वो मांगता हाथ होता है। असल बात यह है कि हमें जो है ना वो एज अ कौम, हमारे जितने लीडरान है, आप अंदाजा लगाए ना कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी पार्टी जो तस्वुर होती है वही मांगती है, हमारे यहाँ वजीर आजम मांगता है कि मांगने नहीं आया हूँ, लोग समझ रहे होते हैं मांगने आया हूँ। तो असल बात, हाँ बताना पड़ता है कि मांगने नहीं आया हूँ। असल बात यह है कि हमें जो है ना एज अ कौम बनना होगा, हमें ये सोचना होगा, हम जो है ना बहुत ज्यादा हमारे अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीजें पैदा हो गई, हमारे अंदर पैदा हो गया है हसद पैदा हो गया, हमारे अंदर कीना पैदा हो गया है, हमारे अंदर जो है ना वो लोगों की टांगे खींचना पैदा हो गया, हमारे यहाँ जो है ना वो लोगों को आसानियों से जो है ना इजी मनी का वो पैदा हो गया। हमारे कौम बनना पसंद नहीं है लोगों को, हमें कौम बनना होगा। और कौम जो है ना वो दो कौमी नजरिया जो हमारा है, कायद आज़म ने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि हम आकर यहाँ पर भीख मांगते, हम इसलिए पाकिस्तान बना था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम सारा जहां हमारा। हमने तो लीडरशिप करनी थी, हमने पूरी दुनिया की लीडरशिप करनी थी। डॉक्टर कदीर खान साहब माशाल्लाह भीख के अंदर लीडरशिप कर रहे हैं, भीख के अंदर लीडरशिप नहीं, हमने एटम बम बनाया, पूरी मुस्लिम दुनिया का पहला एटम बम बनाया। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो दुनिया में किसी के पास नहीं थी, पूरी दुनिया, हम दुनिया की वो फौज है जो दुनिया की 7वें नंबर पर फौज आती है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये तो पता नहीं क्या चीज कर लेते हैं, हम उसके बावजूद भी हम मांगते हैं, उसके बावजूद भी हमारी ये सलाहियत। आपका कहने का मकसद है हमारी एजेंसियों को चाहिए कि आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप हुआ जो अभी कतर में, उसकी सिक्योरिटी किसने की? पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तान फौज ने की। उसके $2 अरब मिले पाकिस्तान को, यानी पूरी दुनिया की हम सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो भाई हम बहुत सारे काम और भी कर सकते हैं, हम अगर गजनवी बना सकते हैं, हम जो है ना शाहीन बना सकते हैं, तो हम जो है ना वो ऐसा कंप्यूटर क्यों नहीं बना सकते जिसके अंदर से जो है ना बहुत सारी चीजें निकलती हो, बहुत सारी आसानी हो। हमारे पास अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं, हमारे पास सलाहियतों वाले लोग मौजूद हैं। असल बात यह कि हमने लोगों की उम्मीद खत्म कर दी है लोगों की, और उम्मीद तब खत्म होती है लोगों के अंदर कुछ चीजें नहीं होती। आप अंदाजा लगाएं 2010 का सैलाब आया, 2005 के सैलाब के जलजिले के मुतासरीन आज भी मुतासरीन है, वो आज भी वहां पर कोई स्टेबल चीजें नहीं हुई हैं। दुनिया का फंड इतना उतर गया था यहाँ पाकिस्तान में जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जिसको जो मौका मिला उसने वो किया उसके साथ। फिर 2010 का सैलाब आया, 2010 के सैलाब के अंदर हमारे वजीर आजम जो है ना वो हार लेने पर तुर्की के वजीर आजम से तय थे, लेकिन वो जो ना अपनी बीवी को हार तो दिलवा दिया उन्होंने, लेकिन लोगों की किस्मत नहीं बदल सके, और वो पैसा भी जहां पर आया कहां गुजर गया कुछ पता नहीं है। उसके बाद हमारे पास 2022 के अंदर फिर दुनिया का शदीद तरीन सैलाब आया, जिसके अफेक्ट्स जो है ना वो हमारे रहती जो है ना उस तक रहेंगे। लोगों के घर, लाखों घर लोगों के खत्म हो गए, यानी कि अंदाजा लगाएं सिंध के अंदर, सिर्फ सिंध के अंदर 30 लाख घर तबाह हो गए, 30 लाख घर तबाह हो गए। उसके बाद क्या सूरत हाल है?
एनजीओ काम कर रही हैं तो कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, जिस तरह से भी कर रही हैं, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ हुकूमतों की तरजीहात ये होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो वजीर बनता है वो इसलिए नहीं बनता कि मैं सर्व करूंगा अवाम को, हमारे यहाँ वजीर बनता है इसलिए कि मैं करप्शन कितनी करूंगा। मैं हमारे यहाँ एसएचओ इसलिए नहीं लगता कि उसने क्या करना है, वो एसएचओ पैसे देकर लगता है कि मैंने कितनी करप्शन करनी है। हमारे यहाँ कोई जो है ना, वो कोई अगर सिविल सर्विस में लगता है वो इसलिए नहीं लगता कि मैंने कौम की खिदमत करनी है, उसने यही चाहिए कि मैं कितने पैसे लूटता हूं। आप अंदाजा लगाएं हमारे यहाँ प्लॉट्स की कीमतें, हमारे यहाँ नालों की कीमतें, हमारे यहाँ ठेकेदारों की कीमतें, आप अंदाजा लगाएं हर 3 महीने बाद हमारी सड़कें क्यों बनती हैं। इस बारिशों के अंदर हमारी सड़कें तबाह, हमारा हाल तबाह, हमारे स्कूल तबाह। आप अंदाजा लगाएं प्राइवेट स्कूल्स ने जो ना वो सरकारी स्कूलों को तबाह कर दिया। हमारे यहाँ जो ना प्राइवेट हॉस्पिटल, इसके बारे में तो मैं जमशेद साहब से इतना कहता हूं, जब आप खुद डिलीवर नहीं कर पा रहे तो कोई दूसरा तो आगे करेगा। डिलीवर जरूरत तो कोई ना कोई पूरी करनी है। डिलीवर का मसला ये है, डिलीवर का मसला ये कि पाकिस्तान, हमारी जो सूबे की हुकूमत है उसमें सबसे बड़ा बजट हेल्थ के बाद सेहत का है। ठीक, अच्छा, हम सिर्फ सिक्योरिटी के लिए हम सिर्फ आप अंदाजा लगाएं, हम सिर्फ सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान में 3000 अरब रुपए खर्च करते हैं। कितने? 3000 अरब रुपए सिर्फ सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी में जिसमें हमारी जस्टिस भी मौजूद है, जिसमें हमारी फौज भी मौजूद है, जिसमें हमारी पुलिस और मुख्तलिफ सिविल सर्विसेज जितनी मौजूद है। 3000 अरब रुपए, यानी कि हमारा 7500 का बजट है, 7500 अरब का, उसमें से 3000 अरब रुपए, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। हमारे यहाँ लोग जो ना वो सारी चीजें, आप मुझे बताएं, लोग हमारे यहाँ जितनी तेजी से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कितनी तेजी से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हमारे यहां सिर्फ कराची के अंदर 5 लाख खवातीन फैक्ट्रियों में काम करती हैं। उनको जो ना वो कोई उनकी सिक्योरिटी नहीं है, वो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट पे काम कर रही होती हैं। हमने ये सारी चीजें की। हमें पढ़ी लिखी माँ, पढ़ा लिखा घराना चाहिए। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए। एक इनकी बात से तो अगर मैं परेशान हो गया हूं कि अगर फैक्ट्रियां बंद हो रही है, कारोबार के जरिए बंद हो तो राशन के ये फकीर तो पैदा करने पड़ेंगे फिर हमें मजबूरन। ये जो सड़कों पे खाना खा रहे हैं लोग, इनको भी आप मना कर दोगे फिर? बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जिनको जो पढ़े लिखे और शऊर नहीं है, उनका ज्यादातर ये कहना होता है उनको नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और ये हो रहा है या नहीं। उनका अगर आप सुनेंगे, उनकी राय होगी शायद हमारे मुल्क का नसीब ही ऐसा है। तो उन सबको मैं ये कहना चाहूंगी, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान पुअरली मैनेज कंट्री। बहुत अच्छी। और हम या वो लोग, उनको ये बात बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद भी हमारा ये हाल है। तो ज़रात के ऊपर जो फ्यूडल का कब्जा है उसको आप कैसे छुड़वाएंगे फिर? तो आप नहीं, ज़रात पे फ्यूडल्स का कब्जा नहीं है। ज़रात पे देखें, मेरी बात सुने, फ्यूडल्स जो है ना वो एक हमारे मुल्क का एक अलमिया है जरूर, लेकिन आज हमारे यहाँ ज़रात की जमीनों पर जो ना वो जो है वो मुख्तलिफ जो है ना वो रिहायशी सोसाइटियों का कब्जा है। आप अंदाजा लगाएं कि जितनी रिहायशी सोसाइटियां, खैरपुर तक में रिहायशी सोसाइटियां बन गई हैं, हैदराबाद के गांव में रिहायशी सोसाइटियां बन गई है। भाई हम ज़रूरी मुल्क हैं और हम गंदम जो ना बाहर से मंगवा रहे हैं। चेयरमैन साहब, आप एक मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपकी बात से हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ एक कारोबार नजर आ गया कि उसमें बेनिफिट है। क्या आपने कॉटन को या आपने इसकी हमारी गंदम की कराप, इस टाइम भी लोगों की फसलें खराब हो रही हैं, खरीदार कोई नहीं है, आप कहते हो कि वो उसमें हाउसिंग में चले जाए, मजबूर है वो काश्तकारी से छोड़ के उसके बाद वो हाउसिंग इंडस्ट्री पे चले जाए? नहीं, इजी मनी है ना, इजी मनी नहीं है सर। आप मुझे बताएं कोई ऐसी रिहायशी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बैगर हम पैदा कर रहे हैं। नहीं, हमारी पॉलिसी गलत, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है ना वो जो जमीन होती है ना, जो आबादकारी के लिए होती है, उस पर जो है ना प्लॉट बन जाते हैं। हमारे यहाँ लोगों के लिए आसानी हो गई। अच्छा, मिसाल के तौर पर फ्यूडल्स की बात की ना, हम फ्यूडल्स, किसी फ्यूडल ने वहां पर जो है ना वो 10 एकड़ जमीन बेच दी, 10 एकड़ जमीन बेच दी। यहां पर आकर उसने क्या किया, एक जो ना उसके बदले में लैंड क्रूजर खरीद ली। अब लैंड क्रूजर कहां से आई है? जापान से आई है ना, किसी और मुल्क से आई है। वो किसको फायदा हो रहा है? जापान को फायदा हो रहा है, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। इसी तरह से उसने अपनी जमीनें बेचता गया और उस जमीन के अंदर जो ना कोई बंदे ने कहा कि यार आटे से तो मुझे जो है ना हर महीने के, हर साल के मिलते हैं मुझे 2 लाख रुपए, लेकिन अगर ये मैं जमीन बेचता हूं तो उसके मुझे मिल जाते हैं 60 लाख रुपए। लेकिन वो सिर्फ देख रहा होता है कि मुझे 1 साल में, उसके बाद कितना। आप अंदाजा लगाएं, गंदम हमारे यहाँ क्या रुपए किलो चल रही है? आज तो अल्लाह का शुक्र, आटा 130 रुपए में भी नहीं मिल रहा था। आज 130 रुपए में भी नहीं मिल रहा था ना। आप अंदाजा लगाएं कि हम वो मुल्क हैं जो ज़राई मुल्क है। आटे के लिए हमें जो ना कोई डॉलर नहीं आना चाहिए, नहीं डॉलर हमने नहीं देने होते, हमें आटे के लिए हमारा कोई वो नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, रमजान का महीना शुरू हो गया, आप अंदाजा लगाएं जो तरबूज आपको आज के दिन आपको जो तरबूज मिल रहा होगा ना 80 रुपए किलो, कल 150 से 200 रुपए किलो मिलेगा। जो केले जो ना 60 रुपए दर्जन होंगे ना, वो आपको 300 रुपए दर्जन मिल रहे होंगे। और हम करते क्यों है ये सब कुछ? हम करते ये कि रमजान का महीना इसलिए आता है कि लूटो,
और हर बंदा, मैंने कहा ना तो उम्र में भी चले जाओ हाँ, लूट इसमें जाओ एक ये आप भी अंदर। बात की जाती है कि पूरी दुनिया में जब रमजान आता है तो लोग चीजें की कीमत गिराते हैं कि मुसलमान रोजा खोले तो हमें अच्छा लगे। नहीं नहीं, कल ही मेरी अपनी अम्मी से बात हुई ना, वो अमेरिका में मेरे बहन भाई वगैरह, तो अम्मी मेरी कह रही थी, कह मार्केट में गई थी, फोन रिसीव नहीं किया, फोन छोड़ गई थी। मैंने कहा इतना लंबा? कह रहे अरे भाई वो पूरे महीने की ग्रोसरी, और यहाँ ना रमजान से पहले आखिरी दिन है, जैसे आज रमजान से एक हफ्ता पहले यहूदी और हिंदू और क्रिश्चियन तीनों अपने अपने मॉल पे स्पेशली फॉर मुस्लिम्स पर्सन्स के लिए वो कहते हैं 70% ऑफ है। मतलब इसका मतलब है एक्चुअल बाशऊर कौम वो है। चेयरमैन साहब गुड बात है। आखिरी में हमारे पास 2 मिनट है, आखिरी पैगाम दे हम करें क्या? देखिए पैगाम ये है, हमें जो है ना वो वही जहां है तेरा जिसे तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। हमारा जहान वही है जो हम पैदा करें। हम जो है ना वो अपनी मिट्टी के अंदर से जो है ना वो कहते हैं ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो असल बात ये कि हमें अपनी मिट्टी के साथ मिलना चाहिए, और ये हमें सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी कौम को बचाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, उनको खुद मुख्तार बनाना होगा। उनको जो है ना वो आज़ादी जो हमें विरसे में मिली है, उस आज़ादी को उनको देना होगा, और उन्हें बताना होगा ये मुल्क इस तरह से नहीं मिला, हमने हज़ारों जानें कुर्बान की हैं, और हज़ारों जानों के बदले में हम गदागर पैदा करें, भिखारी पैदा करें। इनको रोकना होगा। अगर आज हमने इनको नहीं रोका तो ये जो है ना वो नस्ल हमारी पूरी तबाह हो जाएगी। फरियाल तुम क्या कहोगी? एट द एंड सर मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में गदागरी के अलावा जितने भी सारे मसाइल हैं, एक चीज है, वैसे तो बहुत सारी चीजों की प्रिवेंशन होना जरूरी है, जस्टिस। ये अगर पाकिस्तान में हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुबई की एग्जांपल्स देते हैं कि भाई दुबई ये दुबई वो, दुबई में क्या है? कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और सोशल जस्टिस है। वो चीज हमारे पाकिस्तान में आ जाए, जैसे मैम ने कहा आजकल भिखारी भी हमें आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इस मुल्क में कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। मैडम एक बहैसियत इंसान आप क्या पैगाम दोगे इस कौम को? मैं सादा अली मंटू की बात को है ना कॉपी करूंगी इसमें। जैसे उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि अगर कोई आफत आ गई ये हमारा नसीब, कोई बुरा हो गया ये हमारी किस्मत। जब तक हम ये चीजों से नहीं निकलेंगे कि हमारे बड़े या हमारे अपने ऊपर जो मुसल्लत लोग हैं वो हमें अगर इस तरह समझाने लगे कि अगर हालात खराब हो गए तो बस ये कुछ हमारे कर्म है, कुछ हमने गलत काम किए, जो हमारे सियासतदान कह देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, मैं समझती हूँ जब भी हमारे ऊपर ये वो है। हमने नहीं किए गलत, उन्होंने जो किए हैं। आज पूरी दुनिया में हमारा पासपोर्ट जितना अच्छा समझा जाता था, समझा जाता है और बुरी निगाह से देखा भी जाता है, तो सिर्फ हमारे हुक्मरान की। वरना आप बता दें कि कोई अगर करप्शन कर रहा है उसको हमारे जो मतलब मौजूदा है ना हुकूमत, कोई भी किसी भी पार्टी की हो, उनसे दूर है कि आप अपने ना मुजरिम को नहीं पकड़ सकते। ये गदागर जो आए हैं इनकी मर्जी से आए हैं, इनको कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा। जब तक आप इनको रेजिस्ट नहीं करेंगे तो ये पूरे इनगल्फ कर जाएंगे आपकी पूरी बॉडीज को, पूरी नेशन को, और आपके जो बच्चे हैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस मुल्क में रहने का तस्वुर भी करें। वेलकम, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच जमशेद हुसैन साहब, फरियाल, मैडम लुबना, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, अब आखिर आज मैंने सोचा था कि मैं एंड कुछ ऐसा करूं, लेकिन एक कहानी अचानक आई तो मैंने कहा उस कहानी से आज आपका एंड करूं। एक औरत थी, फाहिशा थी, गलत सोबत में थी। अब उसका शोर उसको बहुत समझाता था कि बीबी ये काम छोड़ दो, ये काम जायज नहीं है, लेकिन वो नहीं समझती थी। एक दिन उसने कहा कि ठीक है आज मैं तुम्हारी बात मानती हूं, पर मेरी एक शर्त है, तुम 3 दिन तक मुझे भीख मांग के खिलाओगे। उसने कहा ठीक है, अगर तुम ये गलत काम छोड़ती हो तो मैं तुम्हारे लिए 3 दिन भीख मांगने के लिए तैयार हूं। ठीक है, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद वो औरत तैयार हुई, खूबसूरत कपड़े लिबास पहने, उसके लिए खाना बनाया और बना के उसके आगे पेश किया। उसने कहा हाँ सर, आज 3 दिन हो गए और मैंने ये काम छोड़ दिया, हुक्म कर। तो उस मर्द ने घूम के उसको एक तारीखी जुमला कहा था। उसने कहा बीबी तू वो फहाशी छोड़ ना छोड़, मैं भीख नहीं छोड़ता, इससे अजहान और सुपर काम मुझे जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा। तू अपनी जिंदगी जी और मैं अपनी जिंदगी। ख़वातीन हज़रात, जिन लोगों को आसानी के साथ पैसे कमाने की सहूलत मिल जाए वो मेहनत नहीं किया करते। यहाँ हुकूमत से लेके आवाम तक हमें आदत पड़ गई है। मेरी दुआ है कि मेरा वतन गैरतमंद होगा, हम भीख देने वाले बनेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया के ऊपर ज़रूर हुकूमत करेंगे उसी तरीके से जैसे हमारे आबा अजदाद ने की। मेरी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ये ख्वाहिश ज़रूर देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा मेरे आने वाली जनरेशन देखेगी इंशाअल्लाह। जीते रहिएगा, देखते रहिएगा हिडन आई का प्रोग्राम मोहम्मद नदीम के साथ। अल्लाह हाफिज़।